सबसे पहले शुरुआत मैं करता हूँ 5G से। बहुत चर्चा है इसकी, 5G की शुरुआत हो गई है, लेकिन लोग ये जानना चाह रहे हैं, अभी तो फेज वाइज है। जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में है वो कह रहे हैं कि हमारे फ़ोन पर 5G कब आएगी। 5G का आप देखोगे दुनिया में रोल आउट करने में 5G को जनरली 3 से 4 वर्ष लगते हैं, लेकिन जिस तरह से तैयारी करके हम लोगों ने काम किया है, पीएम साहब ने बहुत क्लियर हमको टारगेट दिया कि 4G, 3G, 2G वाली दुनिया कुछ और थी, 5G में दुनिया के समकक्ष खड़ा होना है और 6G में लीड लेनी है। तो हमारे सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखोगे अगले 18 से 24 महीने के अंदर अंदर करीब 80% ऑफ द कंट्री विल बी कवर्ड। जी अच्छा, मुझे लगता है कि कई सारे लोगों के मन में भी ये सवाल होगा, जब हम 5G की बात करते हैं, 4G जो भी सबके पास स्पीड होगी 4G, उसी में कॉल ड्रॉप इतनी ज़्यादा हो जाती है, स्पीड नहीं मिलती है, उसको लेकर कई बार वो सर्विस प्रोवाइडर को कंप्लेंट भी करते हैं। तो जब वो अभी पूरी तरीके से नहीं चल पा रही तो 5G क्या स्पीड देगा? हमें समझना चाहिए कि इसके पीछे टेक्निकल कारण क्या था। टेक्निकल कारण था कि जो 4G के लिए जितना स्पेक्ट्रम चाहिए होता है, और स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूएशन में चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा स्पेक्ट्रम यहाँ मिल गया थोड़ा उधर मिल गया। जो गैप्स रह जाते थे और सफिशिएंट स्पेक्ट्रम नहीं था, वो पिछले जून के जो ऑक्शंस हुए, उन ऑक्शन में सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने सफिशिएंट ऑक्शन में स्पेक्ट्रम लिया है, और स्पेशली जहाँ जहाँ गैप्स थे उन सब गैप्स को हार्मोनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू फिलअप कर दिया गया है। देखिए, टेलीकॉम में सबसे बेसिक रॉ मटेरियल क्या होता है? सबसे बेसिक रॉ मटेरियल होता है स्पेक्ट्रम। अगर रॉ मटेरियल ही ढंग से अवेलेबल नहीं हो तो सर्विस क्या क्वालिटी कैसी आएगी? अब रॉ मटेरियल ढंग से अवेलेबल हो गया है, प्लस इंडस्ट्री ने जो रिफॉर्म्स मांगे थे वो रिफॉर्म्स हो गए, तो अब इंडस्ट्री के ऊपर हमने भी प्रेशर डालना चालू किया है कि अब आप क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करो। तो मतलब 4G की तरह 5G नहीं होगी? 5G एकदम अलग एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत सारे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 4G और 5G का जो टेक्नोलॉजी स्टैक है वो हिंदुस्तान में बना हुआ है। पीएम साहब ने 2017 में टारगेट दिया कि दुनिया में 4 या 5 देशों का मोनोपोली जैसी बनी हुई है टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी पे, उससे बाहर निकलना है और भारत को, हिंदुस्तान को एक टेक्निकल सुपर पावर भी बनाना है। केवल रोल आउट करना है वो अपनी जगह है, लेकिन एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनाना है। तो आज कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, टेलीकॉम इक्विपमेंट, हैंडसेट, प्रैक्टिकली जितना भी इकोसिस्टम है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का, वो पूरा इकोसिस्टम अब हिंदुस्तान में बना हुआ है। जी, और आपने कहा था कि पीएम की इच्छा है कि 6G टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया का नेतृत्व करे, लेकिन इसके साथ फिर एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर या फिर स्किल्ड मैन पावर के लेवल पर क्या हिंदुस्तान इतना तैयार है? बिल्कुल तैयार है। मैं सबसे पहले स्किल्ड मैन पावर के लेवल पे बात करता हूँ। बहुत अच्छी पहल की है। 11 इंस्टीट्यूशंस, IITs, IISc वगैरह मिला के 11 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनमें बहुत एडवांस्ड तरीके से टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की तैयारी हुई, प्लस जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ के आ रहे हैं उनको किस तरह से एग्जैक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उनको एसोसिएट कराए, रिसर्च में, एप्लीकेशंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब। तीसरा, आज अगर आप देखो दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी की, उन सब के डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे? सबके डेवलपमेंट सेंटर हिंदुस्तान में। यानी वो डिज़ाइन और डेवलपमेंट किसी और के लिए कर रहे थे हिंदुस्तान से, अब हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान में बैठ के डेवलपमेंट करें। मतलब आउटसोर्सिंग बंद हो जाएगी अब? आउटसोर्सिंग चलती रहेगी, वो बढ़ेगी, लेकिन हिंदुस्तान के लिए भी डेवलपमेंट होगा। जी, तो क्या अगली औद्योगिक क्रांति का आधार IT होगा, टेलीकम्युनिकेशन होगा, डिजिटल, और हिंदुस्तान उसको लीड करेगा? डिजिटल बहुत, देखो हमारे अगर इकोनॉमी की, दुनिया की इकोनॉमी की अगर हम देखें, फेजेस थे। एक फेज था जिसमें रिसोर्सेज पे बेस्ड था, उसके बाद में फेज आया जिसमें टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बेस्ड था। अब वहाँ से शिफ्ट होकर डिजिटल बेस बन रहा है, डिजिटल इकोनॉमी हो रही है। और पीएम साहब के, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम लिया,
वैसा प्रोग्राम दुनिया में कहीं नहीं है। आज G20 के मिनिस्टर्स जब मिलते हैं वो सब क्लियरली तारीफ करते हैं। कल तो वो IMF के बड़े अधिकारी ने कहा ना कि भारत ने जिस तरह से डिजिटल कैश ट्रांसफर का व्यवस्था की है वैसी व्यवस्था दुनिया में शायद कहीं नहीं है। आज भी बड़े बड़े सक्षम देश चेक लिखते हैं, चेक के साइन होते हैं, चेक जाते हैं, यहाँ एक बटन दबता है सीधा अकाउंट के अंदर। जी। अच्छा, हम जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो यूजर्स के मन में एक सवाल होता है और ये काफ़ी पहले से है कि हमारा डेटा कितना सुरक्षित है। इसको लेकर के डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आया, उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया, उन्होंने कुछ सिफारिशें की, फिर से उसको नए प्रारूप में लाने की तैयारी चल रही है। आपने कुछ सुझाव भी मांगे हैं, तो ये रेगुलेशन कब आएगा? देखो, डिजिटल इकोनॉमी में हम पुराने ज़माने के लॉज से काम नहीं चला सकते। सबसे पहले डिजिटल इकोनॉमी का अगर हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क अगर देखें, इस कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क में एंट्री पॉइंट क्या है? एंट्री पॉइंट है मोबाइल टेलीकॉम, राइट? टेलीकॉम हमारा 1885 का एक्ट था। 1885 कितने साल हो गए? 130 साल के आसपास हो गए। सबसे पहले एंट्री पॉइंट और जो कैरियर है, यानी जो कि बल्क कैरी करेगा कंटेंट को, उसका डिजिटल एंट्री पॉइंट को टेलीकॉम बिल को सबसे पहले लेके आए। अब लेके आ रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल को। उसके बाद में लेके आएंगे बाकी जितने भी 2000 के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना था। उस ज़माने से आज के ज़माने में बहुत चेंज आ गए। इंटरनेट की व्यवस्था बदल गई, उसकी गवर्नेंस चेंज हो गई, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। उस सब को चेंज करते हुए डिजिटल इंडिया एक्ट लेके आएंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बन रहा है। इस फ्रेमवर्क में हर एक हिस्सा दूसरे हिस्से से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। वही कंटेंट की बात करो कुछ और है, डेटा प्रोटेक्शन की बात करो कुछ और है, इंटरनेट का बेस है उसकी बात कुछ और है, राइट? इन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा वेल थॉट थ्रू डिजिटल लीगल फ्रेमवर्क बन रहा है। प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है कि हमारा डिजिटल लीगल फ्रेमवर्क वर्ल्ड का बेंचमार्क बनना चाहिए, ग्लोबल बेंचमार्क बनना चाहिए। उसी दिशा में काम हो रहा है। अच्छा, हम वंदे भारत तो ले आए, लेकिन लोग बार बार ये सवाल करते हैं, आपसे भी कई बार लोगों ने पूछा होगा कि ये बुलेट ट्रेन कब आएगी? शायद 2026 का टारगेट है अपना, 2026। बुलेट में बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत तेजी से काम हुआ है। अब तक 160 किलोमीटर्स के फाउंडेशन हो गए हैं, 160 किलोमीटर के, 92 किलोमीटर्स के पिलर्स बन गए। बहुत ही तेजी से गर्डर और ट्रैक लेइंग का काम चल रहा है अभी। प्लस जो रोलिंग स्टॉक, जो ट्रेन्स इसकी आएगी स्पेशल, उन ट्रेन्स की डिज़ाइन में देखिए जापान की टेम्परेचर, जापान के अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग थे, हिंदुस्तान के टेम्परेचर, हिंदुस्तान के एनवायरमेंटल कंडीशंस, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसका डिज़ाइन चल रहा है। काम इतना तेज़ी से चल रहा है। देखिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास नहीं थी, हिंदुस्तान के पास नहीं थी, आज वो टेक्नोलॉजी हमारे इंजीनियर्स ने आत्मसात कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है, समझ गए हैं कि किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है अर्थक्वेक प्रूफ, किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है इतने 300 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से जो प्रेशर रहेंगे, जो वाइब्रेशंस रहेंगे, उनके लिए किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उसमें, पहली मशीन हम बाहर से लाए, उसके बाद में सारी मशीनें हिंदुस्तान में बनी। और जो बड़ा मोल्ड होता है, मतलब 1000 टन का एक गर्डर है, बहुत बड़ी चीज़ है। उसका जो मोल्ड होता है पहले साउथ कोरिया से लेके आए थे शुरू में, अब सारे अपने हिंदुस्तान में बन रहे हैं, राजकोट में बन रहे हैं, और राजकोट से एक्सपोर्ट होने की बात हो रही है। तो ये काम करने के तरीके में बदलाव है जी। तो फिर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही सही, पहली बुलेट ट्रेन हम कब देखेंगे? 26 में देख पाएंगे? 2026 का टारगेट है जी। और पूरी जिस स्पीड से काम चल रहा है उस स्पीड से 2026 में हम लोग पहली बुलेट ट्रेन में बैठने की पोजीशन में होंगे। आपका मंत्रालय लगभग तकरीबन 200 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना रहा है और उसकी तैयारी कर रहा है। क्या मास्टर प्लान है? 200 स्टेशन तो बहुत खूबसूरत हो गए। 200 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट, यानी संपूर्ण तरीके से उसका नया कंस्ट्रक्शन। शहर आप देखेंगे किसी भी रेलवे स्टेशन को, शहर दोनों तरफ डेवलप हुआ है। शहर के दोनों हिस्से को जोड़ना, भविष्य की कल्पना करके 25 वर्ष आगे की, 50 वर्ष आगे क्या जनसंख्या होगी उसके हिसाब से डेवलपमेंट। 134 स्टेशंस का मास्टर प्लान तैयार हो गया है, 47 स्टेशंस के टेंडर्स हो गए हैं,
34 स्टेशंस पे काम चालू हो गया है, तेजी से काम चल रहा है, और अब आगे मतलब आने वाले 12 महीनों के अंदर आप इसका रिजल्ट देखेंगे किस तरह से। साथ ही साथ जितने छोटे और मीडियम स्टेशंस हैं उन सब पे पैसेंजर एमिनिटीज़ बढ़ाई जाए, एस्केलेटर्स, लिफ्ट, टॉयलेट्स का इम्प्रूवमेंट, वॉशरूम्स का इम्प्रूवमेंट, वेटिंग लाउंजेस, जो टिकटिंग एरिया उसका इम्प्रूवमेंट, उन सब पे मतलब बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर। कोशिश तो यही है कि बेटर हो। अच्छा, कवच तकनीक के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, और जब इसका परीक्षण हुआ था तो आप भी थे, एक ट्रेन में थे, और जब 2 ट्रेन आमने सामने आई तो एक रेड सिग्नल के पहले ही वो रुक गई। तो ये सभी ट्रेनों में कैसे ये इम्प्लीमेंट हो पाएगी और कितना कारगर हो? क्योंकि देखिए अब ठंड का समय आ रहा है, ज़्यादा दिक्कत होती है फॉग में, डेंस फॉग में। इस साल कवच के 3000 किलोमीटर के टेंडर किए गए हैं जी। अपने देश में। 70,000 किलोमीटर्स के ट्रैक्स हैं। अभी पहला जो 3000 का एक्सपीरियंस आएगा, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे 5-6 हज़ार किलोमीटर पर ईयर करने का टारगेट लेके चलेंगे। बहुत, रेलवे में कुछ भी करना होता है एक लंबा पीरियड लगता है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत विशाल नेटवर्क है, और एक काम करने का तरीका है उस तरीके से आगे जाने का। तो कवच हिंदुस्तान में बनी हुई इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, आज दुनिया इसको देख रही है, क्योंकि दुनिया की जो कॉस्ट बेंचमार्क्स है उससे आधे पे है ये, और रिलायबिलिटी में सिल 4 का लेवल है। सिल 4 कहते हैं जब 10,000 वर्षों में एक एरर अलाउड है, 10,000 वर्षों में एक एरर अलाउड है। तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी। टेस्टिंग के टाइम में एक ही ट्रैक पे, एक तरफ ट्रेन में मैं था, दूसरी तरफ ट्रेन में चेयरमैन साहब थे, 100 से ज़्यादा की स्पीड से गाड़ी आ रही थी, दोनों की दोनों गाड़ियाँ, और एग्जैक्टली 380 मीटर पे अपने आप ब्रेक लग जाता है। मैंने वो देखने लायक सीन था। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, जैसे कोई भूत ब्रेक को नीचे लेके जा रहा है, वैसा सीन आता है। कुछ डर सा लग रहा था क्या कि क्या होगा, पता नहीं? मुझे कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस था। प्रधानमंत्री जी ने जो कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के इंजीनियर्स पे रखा है वो एक अभूतपूर्व है। वरना वंदे भारत जैसी ट्रेन डेवलप करना, दुनिया में कुल मिला के कितने 8 देश हैं जिनके पास 180 kmph की ट्रेन है, सिर्फ 8। भारत 9वां देश हुआ। जैसे टेलीकॉम में सिर्फ 5 देश है, भारत 6ठा देश हुआ है। तो हर एक फील्ड में देश के इंजीनियर्स पे, हमारी ताकत पे, हमारे नॉलेज पे विश्वास करके पीएम साहब जो क्लियर विजन देते हैं, क्लियर डायरेक्शन देते हैं, वो बड़ी बात है। जी, मुझे लगता है कि ऑडियंस के मन में कई सारे सवाल हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं। प्लीज जी, माइक दे दें। नमस्कार, मेरा नाम आरपी शर्मा है, मैं कवि हूँ, और जो अभी काम हो रहा है उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपसे। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो अभी तरक्की हो रही है वो तो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए अगर मैं विश्व में नंबर 1 का देश बनना है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। जैसे कोई एक मैसेज आता है कि आप ये बटन दबाओ, पता लगा बैंक का पूरा जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाता है। इसके लिए क्या आप ऐसे कदम कुछ बनाएं कि वो जो एसएमएस भेजने वाला है वो इमीडिएटली पकड़ा जाए और इस पर इतनी सख्त कार्रवाई हो कि हम लोगों का जो बहुत मेहनत का पैसा है वो व्यर्थ नहीं जाए, चोरी ना हो। धन्यवाद। आपका बहुत अच्छा प्रश्न, आपके लिए विशेष ताली बजनी चाहिए। टेलीकॉम बिल का जो ड्राफ्ट अभी पब्लिश हुआ है कंसल्टेशन के लिए, उसको आप देखिए। उसका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है यूजर्स का प्रोटेक्शन। यूजर्स के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 उसमें लेके आए एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट, जो भी कॉल रिसीव कर रहा है उसकी राइट है कि किसके यहाँ से कॉल आ रही है। कॉल में एग्जैक्ट केवाईसी का नंबर, केवाईसी का नाम डिस्प्ले होना चाहिए, केवल अननोन नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, डीएनडी को एक लीगल मान्यता दी गई है। अभी तक डीएनडी बन रहा था लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं करता था क्योंकि कोई पनिशमेंट नहीं था। तीसरा, केवाईसी, केवाईसी उसको एक लीगल मान्यता देके अनइक्विवोकल केवाईसी का प्रोविजन उसमें लेके आए। इस तरह से 5 ऐसे स्टेप्स डाले गए हैं कानून में। जो आपने जो पॉइंट रेज किया एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे, और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे टेक्निकल और प्रोसीजरल इम्प्रूवमेंट्स भी साथ ही साथ कर रहे हैं। मुझे आशा है कि लोग खुद भी
थोड़े अब कॉशियस होने लगे हैं और कॉशियस हों, और जिस तरह से लीगल चेंज आएगा उसके बाद में इस तरह के साइबर फ्रॉड्स की संख्या काफ़ी मात्रा में कम होगी। हेलो सर। सर मेरा नाम शिवम प्रताप सिंह है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। 2014 में दिल्ली पढ़ने आया था। दिवाली पर घर जाना था, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं थे। बोला गया स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, फिर भी नहीं मिलते थे। 2022 में आ गए हम। आप चेक करेंगे 1 महीने पहले से भी रिजर्वेशन नहीं है। मतलब लगभग 10 साल हो गए हैं लेकिन कोई चेंज नहीं आया। और ये तो सिर्फ कानपुर तक की बात है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, अगर आप पूर्वांचल के रहने वाले हैं तो दिल्ली से आपका ट्रेन से पहुंचना इम्पॉसिबल। आप बस के टिकट्स चेक करेंगे तो 3 से 4 हज़ार। इसके लिए आपको नहीं लगता कि बहुत टाइम हो गया है, ये लोग लगातार सफ़र कर रहे हैं? कोई स्पेशल प्रोग्राम होना चाहिए कि इतने टाइम बाद हम इतनी ट्रेन चलाएंगे तो फेस्टिवल्स पे वो कवर हो जाएंगे। स्पेशल ट्रेन के नाम पे हर बार 10 से 15-20 ट्रेन चलती हैं लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। क्या सोचते हैं आप? बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, और आई वुड लाइक टू टेक इट अप फ्रंट। रेलवे साल के 650 करोड़ पैसेंजर्स लेके जाती थी, 650 करोड़ पैसेंजर्स। अब लेके जा रही है 750 करोड़, 747 करोड़, 750 करोड़ मान लो अंदाजन। 100 करोड़ पैसेंजर्स इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद में भी जितनी डिमांड है, मेरे ख्याल से डिमांड करीब 900 करोड़ की है, तभी जाके कंप्लीट डिमांड फुलफिल होगी। इतनी बड़ी डिमांड के लिए बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। और फ्रेट माने पैसेंजर का जो किराया है वो करीब 20 सालों में बढ़ाया नहीं गया है। आज रेलवे पैसेंजर्स को 62,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहा है। यानी प्रैक्टिकली जो भी आप यहाँ पे बैठे हैं, जो भी पैसेंजर्स हैं, सभी को करीब 60% कंसेशन दिया जा रहा है। 60% कंसेशन दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि रेलवे आज भी कौन यूज़ करता है? रेलवे बिल्कुल एक आम जन यूज़ करता है, साधारण मानवी यूज़ करता है। एक बिल्कुल ही जो फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर पाता वो व्यक्ति यूज़ करता है। इसीलिए रेलवे के टिकट भी नहीं बढ़ाए गए, प्राइस नहीं बढ़ाया गया। तो इन सब कंस्ट्रेंट्स के चलते भी मोदी जी ने पिछले साल रेलवे का बजट बढ़ा के करीब 30,000 करोड़ एक्स्ट्रा फंड्स दिए हैं। रेलवे के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि नए ट्रैक बिछाने, उसके लिए टेक्निकल कैपेबिलिटी चाहिए, ज़्यादा इंजीनियर्स चाहिए, नई टेक्नोलॉजीज़, नई ट्रेन्स बनानी है, नए कोच बनाने, उसके लिए इंजीनियर्स चाहिए। उस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाया है। आगामी वर्षों में मुझे आशा है कि बजट में करीब 50,000 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रोविज़न किया जाएगा और बहुत तेज़ी से नए ट्रैक्स और नई ट्रेन्स बनाई जाएगी। लेकिन ये चैलेंज एक दिन का चैलेंज नहीं है, इसमें बहुत कई वर्षों की तपस्या लगेगी, तभी जाके ये कंप्लीट पूरा हो पाएगा कि जितनी हमारी डिमांड है उसके बराबर सप्लाई हो। जी हेलो, नमस्ते। अभी 5G की बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं। उसके आते ही सारे लोग ईगर हैं 5G के तरफ। और क्या 5G आने के बाद 2G, 3G, 4G की रहने की संभावनाएं होगी? क्या ये कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा? शायद आप कल की न्यूज़ के कारण कह रहे हैं, राइट? कल कुछ ऐसा चला था किसी चैनल में। एब्सोल्युटली कोई डाउट मत रखिए, कोई भी। बहुत ही क्लियरली सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ को एग्जिस्ट करेंगी। जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होगी, किसी को केवल 2G चाहिए, किसी को केवल 3G से काम चल जाता है, वो 2G 3G पे बने रहेंगे। जो 4G पे सफिशेंटली खुश है वो 4G पे बने रहेंगे। जो 5G में शिफ्ट होना चाहेंगे वो 5G में शिफ्ट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, उनका एक अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स है कि टेलीकॉम सर्विसेज उस सोसाइटी में, हर एक देश में कितनी अफोर्डेबल है। हिंदुस्तान विश्व में सबसे अफोर्डेबल टेलीकॉम सर्विस है हिंदुस्तान में। तो वो अफोर्डेबिलिटी 5G की भी मेंटेन रहेगी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी अश्विनी सर, एक तो ये कि अगर 5G और 4G के लॉन्चिंग के बीच का गैप देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। 10 अप्रैल 2012 को 4G इंडिया में एयरटेल द्वारा लॉन्च किया गया और 2022 में लॉन्च हुआ है 5G। लगभग 10 साल का गैप है। तो 5G और 6G के बीच में क्या 10 साल का गैप रहेगा जिसकी आप बात कर रहे थे, या वो उससे पहले हो जाएगा? पहला सवाल। दूसरा ये कि अभी आपने इसी मन से कहा कि 60% तक किराए पर आप लोग छूट देते हैं, तो ये जनता को एक सॉफ्ट मैसेज है क्या कि आप लोग तैयार हो जाइए, थोड़ा सा बढ़ने वाला है कुछ किराया?
मैं दूसरे प्रश्न को पहले लेता हूं। जो बात है उस बात में 3 एलिमेंट थे। 62,000 करोड़ की जो सब्सिडी है वो एलिमेंट, यानी 60% के आसपास का कंसेशन सबको है, प्लस ये क्लियर रिकग्निशन है कि रेल कौन यूज़ करता है। रेलवे यूज़ करते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड, जिनके लिए मोदी जी की सरकार है, अंत्योदय की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी में अंत्योदय की फिलॉसफी, मूल फिलॉसफी में से सबसे पहले फिलॉसफी हमारी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, उसके बाद में अंत्योदय, सामाजिक समरसता। ये हमारी बेसिक फिलॉसफी का एक, हमारी थॉट प्रोसेस का, हमारे विचार का मूल है ये। इसी विचार के मूल को लेके सब कार्यक्रम होते हैं। आप देखिए उज्ज्वला, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना, अब इतना बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में लिया है कि हर घर तक नल से जल पहुंचाना, हर घर तक फाइबर पहुंचाना। ये ऐसे काम है जिससे कि सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, रिच और पुअर के बीच में गैप है, उस गैप को कम किया जाए। उस गैप को कम करने के लिए जो लोग सक्षम नहीं है उनको सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं दी जा रही है, विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है। वो थॉट प्रोसेस है। केवल एक एंगल को नहीं देखना चाहिए। 3 बातें बोली तो तीनों एंगल को देखिए, पहला ये। दूसरा पॉइंट, जो 5G और 6G के बीच में गैप की बात है, मोदी जी ने स्पष्ट टारगेट दिया है कि 6G में हमें लीड लेनी है और उस पर काम चालू हो गया है। आप विश्वास करेंगे, हिंदुस्तान को 25-30 वर्षों में पहली बार भारत की आईपी राइट्स पहली बार इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन में रिकॉग्नाइज हुई। 5G आई करके एक आईपी का पूरा सेट है, वो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार। 6G की तैयारी बहुत तेजी से आगे बढ़ाई। ऑलरेडी अपने पास देश में 15 पैटेंट 6G के ले चुके हैं। आप सोचो किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, जिससे कि हर साल इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए 300-400 करोड़ के आसपास, टोटल 500 करोड़ का फंड है ये। 500 करोड़ का फंड बहुत ही अच्छे गिने माने चुनिंदा हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर्स, उनके साथ मिलकर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। 6G दुनिया में अंदाज़ा है 2030 या 2029 तक आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हिंदुस्तान 6G में लीड लेगा। में प्रधानमंत्री का लॉन्चिंग डेट क्या है? 2029 या 30? देखो, 6G की टेक्नोलॉजी अभी बननी है। 6G क्या है ये डिफाइन होना बाकी है अभी। 6G के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या बनेंगे वो डिफाइन नहीं हुए। वो डिफाइन होंगे आने वाले 3-4 वर्षों में। दुनिया में अभी कहीं 6G नहीं है, राइट? 6G क्या है वो भी अभी तक तय नहीं है, राइट? तो ऐसे में जिम्मेदारी लेके बैठे हैं हम लोग। कोई भी आपको अननेसेसरी डेट हम नहीं दे सकते। अच्छा सर, हम वंदे भारत की बात कर ली हमने, बुलेट ट्रेन की बात कर ली, सब कुछ हो गया, सब बहुत बढ़िया है। लेकिन आज भी लोग कहते हैं टिकट मिलना जो है वो पहले जैसा ही है। जब ट्राई कीजिए वेटिंग। वो तो उन्होंने पूछा ना, जवाब दिया मैंने। तो ये क्यों? मैंने बताया आपको कि लगभग 100 करोड़ अभी पैसेंजर्स का लोड है, जो कि अभी और एक्स्ट्रा हम पर है, जो हम उसको अभी फिलहाल 100 करोड़ बढ़ाया है, लेकिन अभी आपने कहा 900 करोड़ है लगभग और पैसेंजर। कम से कम 150 करोड़ और बढ़ाने की जरूरत है जी। इतना कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा जी। उसी रास्ते में चल रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। और देखो, यूपीए के टाइम में, या समझो आज से 10 साल पहले, ऑन एन एवरेज एक दिन में 4 किलोमीटर ट्रैक सैंक्शन कमीशन होता था, नया ट्रैक बनता था। बढ़ाते बढ़ाते पिछले साल 9 किलोमीटर हुआ और इस साल पर डे 12 किलोमीटर्स की गति से नए ट्रैक्स बिछेंगे। तो ये जो तेजी आ रही है काम में, इस तेजी, जब नए ट्रैक होंगे, नई ट्रेन्स आएंगी, तभी जाके आपके कैपेसिटी बढ़ेगी। उस तरफ, उसी डायरेक्शन में काम चल रहा है। सर, सीनियर सिटीजन्स की तरफ से बहुत सवाल आपसे भी किए जा रहे होंगे। वो जो रियायत थी वो खत्म कर दी गई, दोबारा कब से शुरू हो रही है? देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको स्पष्ट तौर पे,
इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, सभी को ऑलरेडी 60% सब्सिडी मिल रही है। 60% कंसेशन ऑलरेडी मिल रहा है। 60% कंसेशन कोई छोटा कंसेशन है क्या? फिर भी आगामी समय में जैसा होगा, जैसी तो ये परिस्थिति जो सर खबरें आ रही हैं कि अब 60 नहीं 70 साल वाले को ही अब रियायत मिलेगी, इस पर कुछ विचार चल रहा है क्या? विचार क्या चल रहा है, आगामी समय में क्या निर्णय होता है, निर्णय जब होगा तब आपके सामने आएगा। लेकिन ये हमें मान के चलना चाहिए। रेलवे में देखिए, पेंशनर्स, हमारे रेलवे के एम्प्लॉयज़ जो हैं, पेंशन का खर्चा 62,000 करोड़ है, 60,000 करोड़ है पेंशन का खर्चा। सैलरी का खर्चा 97,000 करोड़ है। एनर्जी का खर्चा 40,000 करोड़ है। यानी कुल मिला के 1,90,000 करोड़ के आसपास ऐसा खर्चा है जिसको मतलब हर साल मीट करना ही करना है। तो लाइफ की रियलिटीज़ भी सबको देखनी चाहिए। सब विश्वास करें कि रेलवे को अगर बेहतर बनाना है तो सभी को मिल के बेहतर बनाना होगा। एक अकेली सरकार इसको बेहतर नहीं बना सकती। मैं विशेष सबसे ये भी निवेदन करूंगा, जो भी रेलवे की प्रॉपर्टी को डैमेज करने की सोचते हैं वो लोग भी दूर रखें। आप ही के पैसे से रेलवे बन रही है। हर चीज़ को सोचें कि ये आप ही की संपत्ति है, आपको ही इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आप ही को इसको बचा के रखना पड़ेगा, इसको साफ रखना पड़ेगा। स्टेशंस को क्लीन रखें, रेलवे की प्रॉपर्टी को सेव करके रखें और सब मिल के इसको आगे बढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। अश्विनी वैष्णव सर, हमें समय देने के लिए। मुझे लगता है कि लोगों के मन में जितने सवाल थे उन सभी सवालों का जवाब उनको मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।